ओके जी, स्टार्ट करते हैं ना। तो ज्वाइन करता हूँ एक मिनट आईपैड से। तो जो है कि तो आज क्या 7th लेक्चर होगा है ना, कल 5 और 6 के नाम से हमने। चलिए, तो हम लोग क्या कुछ प्रॉब्लम है? ट्राई करके आए हो? कुछ डाउट पूछना है क्या? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है, तो कुछ दिन में सारा सॉल्व तो नहीं होगा, बट ट्राई करोगे तो धीरे धीरे जितना हो सकता है उतना तो खरीद सकते हो। और उसमें अगर कुछ डाउट रहता है तो मेनली पी वाई क्यूज़ कर लोगे तब भी एनफ है। या मैंने है ना 1000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला सीट बताया था, उससे भी कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ये भी ठीक रहेगा, एटलीस्ट आइडिया रहेगा कैसे करना है ना। तो जैसे है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अभी लास्ट के जो भी 5-6 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने ये वाला पार्ट थ्योरी डिस्कस किया है इंट्रोडक्टरी लेवल पे। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लो। जैसे हम उस दिन ये 1000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसी को कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन मिले तो है ना। तो ये सब आपको हमने कहा था ट्राई करके, तो देखिए। तो अभी हमने, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्किप किया बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, जैसे मान लो इस तरह कई क्वेश्चन हैं। तो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इनकम्प्लीट। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन टू वेरिएबल का भी देख सकते हैं, जो जैकोबियन मेथड होता है ना। तो जैसे अगर वो टॉपिक में डिस्कस करूं, जैसे कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था ना 1 वेरिएबल का, तो वैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन 2 वेरिएबल का भी देख सकते हो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रैंडम वेरिएबल था ना, तो यहाँ बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेक्टर। तो इसमें कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास एक्स वाई है, फॉर एग्जांपल है ना, जॉइंट या x1 x2 जैसे कह रहे थे, वो देख सकते हो। तो मान लो एक्स वाई भी है। तो या तो आपको जॉइंट पीडीएफ गिवन होगा या फिर सीडीएफ गिवन होगा, है ना। तो एक्स वाई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेक्टर है विथ गिवन जॉइंट पीडीएफ या सीडीएफ। तो आपसे पूछा क्या जाएगा इसमें, अब ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको।
अब कुछ ऐसा है, मान लो लेट्स से मैं कुछ नया मान लो u वेरिएबल ले लिया जो कि है सम फंक्शन ऑफ मान लो x कॉमा वाई, एंड v दूसरा है दैट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। दोनों एक्स वाई का फंक्शन है, दोनों अलग अलग है। तो आपको क्या बोला जाएगा कि निकालो जॉइंट, अगर मान लो कॉन्टिन्यूअस है तो आपसे बोलेगा जॉइंट पीडीएफ, है ना। मान लीजिए यू भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर है। देन हमें चाहिए जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू भी। मान लीजिए मुझे यू भी का ना जॉइंट पीडीएफ चाहिए, तो यू भी का जब जॉइंट पीडीएफ आप निकालेंगे तो जाएगा मॉड ऑफ जैकोबियन पीडीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स वाई, सिंपल। अब यहाँ जो टू वेरिएबल का जैकोबियन होगा तो यहाँ जो जैकोबियन डिफाइन किया जाएगा, वेयर ये जो जैकोबियन है ये आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं है ना एक्स वाई को यू वी में, तो ये एक्स वाई और यू वी ऐसा हो जाएगा। तो ये होगा डिटर्मिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी ना। तो ये जैसे वन वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन कल बताया था ना, तो उसमें सिंपल वन वेरिएबल था कि एफ वाई ऑफ वाई बराबर मॉड जैकोबियन एफ एक्स ऑफ एक्स, और जिसमें सिंपली वहाँ जैकोबियन था वन वेरिएबल का डेल डी एक्स अपॉन डी वाई, है ना, ऐसा था क्योंकि हम एक्स को वाई में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्स वाई को यू वी में, है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन तो देख ही रहते, ये सब मार्कोव चेन के क्वेश्चन हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो कल ज्वाइंट पढ़ाया था ना, तो अभी ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि एफ एक्स वाई बी द ज्वाइंट पी डी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ज्वाइंट पी डी एफ दे दिया आपको, अब पूछ क्या रहा है, तो पहले तो आपको सी की वैल्यू निकालनी होगी, जो कैपिटल सी आपको दिख रहा है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। तो जॉइंट पीडीएफ का डेफिनेशन यूज़ करोगे तो उससे सी की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन based on that c value you can find probability of minimum of x comma y less than equal to half। निकाल पाएंगे? ट्राई करके बताओ जरा। तो इसको क्विकली ट्राई करो, पहले सी की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू कैसे बताओगे, तो मैं हिंट दे देता हूँ, है ना। आपको क्या करना है, सी की वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में खुद से ही करना पड़ेगा, तो आप ये सोच के घर पे भी ट्राई करो तभी हो पाएगा, है ना। घर पे मान लो सॉल्यूशन किसी से पूछ लिए, गूगल की इधर उधर, मतलब खुद से एफर्ट्स नहीं दोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन ट्रेन ही नहीं होगा, फिर वो एग्ज़ाम में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए घर पे वही हैबिट डालो जो एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ सी की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, इसको 1 के इक्वल रख दीजिए, मतलब ये है ना सी एक्स स्क्वायर वाई को आप इंटीग्रेट कीजिए, मतलब ऐसे जिन लोग ऑलरेडी जिनको आता है तो उनके लिए आसान है। वाई फ्रॉम 0 to 2, तो इसको सिंपली सॉल्व करके आप जैसे इन्होंने बताया, सो सी की वैल्यू इनका आया 3/4, गुड। तो अब इसके बाद इसको थोड़ा मैं हिंट दूंगा, तो ये है प्रोबेबिलिटी मीन ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हाफ। तो दोनों का मिनिमम छोटा है, तो मिनिमम छोटा है तो इंडिविजुअल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसको मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ जैसे,
तो हम लिख दें इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ, ये एक्स वाई स्मॉल लिखा हुआ, हालांकि रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है, तो ये होना कैपिटल एक्स कैपिटल वाई चाहिए, ठीक है ना। सो मिनिमम एक्स वाई मोर देन हाफ, यही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जो मिनिमम वाला है वो हाफ से ज़्यादा है, मतलब 2 नंबर है, उसका जो स्मॉलर है वो हाफ से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि बोथ विल बी मोर देन हाफ एक्चुअली। तो इसको आप ऐसा ब्रेक कर सकते हो कि x मोर देन हाफ कॉमा या इंटरसेक्शन y मोर देन हाफ। अब आपको फिर क्या करना है, अब आपको फिर इसको डबल इंटीग्रेशन कर देना है, जो आपका जॉइंट पीडीएफ है कितना था, cx² dx dy। तो आपका x का सपोर्ट ऐसे -1 से 1 था, तो ये हाफ से 1 में आप x को इंटीग्रेट करो, और y है 0 से 2, तो आप y को इंटीग्रेट करो हाफ से 2 में, हो जाएगा। देखिए और बताइए आंसर। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, बताओ कितना आएगा, दैट इज विल बी द आंसर। सर इस टाइप के क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट ही लेना पड़ेगा या कोई अदर मेथड है? कॉम्प्लीमेंट लेने से फ़ायदा ये है ना, मतलब फार्मूला लगा लो, एक और फार्मूला है, मीन वाला फार्मूला होता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं लेने का मन हो तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये जो आपका होता है ना, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हाफ, क्या जानते हो, याद है, एक्स प्लस वाई माइनस मॉड एक्स माइनस वाई, ये लगा लो, तो इससे और कॉम्प्लिकेट होगा, है ना। तो इससे बेटर है, या फिर एक्स वाई, तो उसके लिए फिर मतलब वो कॉम्प्लीमेंट लेना आसान रहता है। क्यों आसान है, क्योंकि मतलब हमेशा कॉम्प्लीमेंट तो क्वेश्चन की डिमांड पे है। तो यहाँ जैसे मिनिमम एक्स वाई है तो एक्स लेस देन वाई होगा तो ये हो जाएगा, एक्स मोर देन इक्वल टू वाई होगा, तो ऐसा आप कैसे भी कर सकते हो, कई सारे अप्रोच हैं क्वेश्चन करने के ना। तो मेरे लिए अभी मैंने जो किया वो क्या होता है, एक थ्योरम सिंपल सा रिजल्ट है मैथमेटिक्स में, कि जैसे मान लीजिए ऐसा होता है मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका मिनिमम है और वो ज़्यादा है किसी नंबर से, मान लो के से, तो ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज मोर देन के एंड वाई इज मोर देन के, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन कर दिया था। और आपके पास जैसे होगा, मान लीजिए मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन के, अब इन दोनों का मैक्सिमम जो है के से छोटा है, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन के एंड वाई इज लेस देन के, ऐसा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया है। अदरवाइज कई सारे अप्रोच, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो इंटीग्रल को एंड देन करो, तो ठीक है, ये यूज़ किया मैंने। पहले हमने मोर देन बनाए, फिर मैंने इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया। ओके, अच्छा यहाँ से इंडिपेंडेंट भी है तो एक और काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है ना तो अलग अलग भी कर सकते थे। ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूँ क्वेश्चन, बेटर रहेगा ताकि नोट्स में भी चला जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन अभी के लिए पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको जॉइंट पीडीएफ दिया था, ठीक है, और आपसे पूछा पहले सी निकालना था, और फिर आपसे पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई वो लेस देन इक्वल टू होगी, ऐसा था ना, हाफ से, ये क्वेश्चन था। तो जब इसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि डबल इंटीग्रेशन करो पीडीएफ को, एंड इसको आप इंटीग्रेट कर लो, x जैसे -1 से 1 है, y जैसे 0 से 2 है, इक्वल टू 1 करेंगे तो आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर बताया, c की वैल्यू 3/4 आया। अब आपको चाहिए, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू हाफ, तो 2 नंबर का मिनिमम हाफ से छोटा है, तो लार्जर तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट करना पड़ा ताकि हम इसको मिनिमम को हटा सके। जैसे मीन है, मैक्स है, मॉड है, ये सब हटाना पड़ता है कैलकुलेशन से पहले, ठीक है, तो इसीलिए हमने, तो यहाँ पे जो है मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई मोर देन हाफ, ये आ गया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, डबल इंटीग्रेशन, वही जॉइंट पीडीएफ जैसे मैंने कहा। अच्छा, इसको जब ब्रेक किया ना, तो ब्रेक किया तो ये ब्रेक हो गया, क्या बन जाता है जैसे बताया था ना कि एक्स मोर देन हाफ एंड वाई मोर देन हाफ, ऐसा ये ब्रेक हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट भी अलग अलग भी कर सकते हो आप चाहो तो उसके लिए फिर मार्जिन निकालना पड़ेगा, क्यों मार्जिन के चक्कर में पड़ेंगे। तो
चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ जो पहले लिखा था। तो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसको खोलेंगे तो x विल बी मोर देन हाफ एंड y विल बी मोर देन हाफ। और ये एक्स वाई यहाँ इंडिपेंडेंट है, आप देख रहे हो, ये जो है ना x का प्रोडक्ट अलग है, y का टर्म अलग है, सपोर्ट भी एक्स वाई का अलग अलग है। तो ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो एक में दिखाते हैं, हाँ। तो इसको जस्ट आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको हाफ से लेके जाना है 1 तक, क्योंकि -1 से 1 था, और y की वैल्यू आपको हाफ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हाफ का मोर देन है ना, इसीलिए, और जाना है 2 तक। कहीं कन्फ्यूजन हो यू आस्क, ठीक है। तो ये फाइनल सॉल्व कर लीजिए। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, तो आप ये इंटीग्रेट कर लो, देखो कितना आता है। आया आंसर क्या नहीं? तो बताओ कुछ मिल रहा है कि नहीं? सर कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है ऐसे तो। ऐसे कैसे, कोई गड़बड़ है इसका मतलब, कुछ क्या गड़बड़ है? देखते हैं, रुको फिर। सी एक्स स्क्वायर वाई है ना, मीन ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हाफ। तो नहीं, आंसर तो मैच करेगा उससे। दो तरीका हम मार्जिन निकाल सकते हैं, अगर मार्जिन निकालेंगे तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना। तो मार्जिन ऑफ एक्स मार्जिन ऑफ वाई, ठीक है, एक तरीका इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। चलो करके देखता हूँ मैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे y इज इक्वल टू हाफ से लेके 2, और कांस्टेंट आप c को बाहर रखिए, और y वाले को टर्म को बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और x की लिमिट है हाफ से लेके 1 तक, यही ना। और जो बाद में रह जाएगा उसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा। अच्छा, मैंने अलग अलग, हाँ क्योंकि इंडिपेंडेंट था, अलग अलग कर सकते थे। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 1 माइनस 1/8 होल अपॉन 3, यही ना, डी वाई। अच्छा, एक साथ भी कर सकते थे इंटीग्रेट, अलग अलग करके। तो सी बाहर है, सी ऑलरेडी पता है ना, आप लोगों ने बता रखा है। अब ये बाकी लोग क्रॉस चेक कर लो, ये सही बताया ना, सी की वैल्यू 3/4 ही आएगी। सब लोग अपना क्रॉस चेक कर लो। सो 3/4, और ये जो 1/7/8 7/24 हो जाएगा, नहीं बचा, सी लिख दिया, वाई का y²/2। कैलकुलेशन चेक करना, कहीं मिस्टेक लगे तो बताना। तो दिस, एंड इसको अब सिंप्लीफाई करो। तो फर्दर 1 माइनस 3/4 7/24 एंड 4 माइनस 1/4/2।
तो 1 माइनस 21, 4 इंटू 24 एंड 15/8 ये आ जाएगा। तो 1 माइनस एंड इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना आएगा? बस जो भी है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 21 कितना आता है एग्जैक्ट डेसिमल में? मेरा तो सर 0.5898 आ रहा है टोटल सॉल्व में। 589 है टोटल। ओके, ठीक है ना? तो ऑप्शन में नहीं है ये, तो ऑप्शन में तो गलती होगा, उसमें क्या क्वेश्चन में गलत होगा। 5898, तो ये तो सबका 73758385 लिख रखा है, नहीं? तो समथिंग रॉन्ग। बताओ कि इस बार कोई और अप्रोच जैसे सही आंसर आ रहा हो, तो मे बी इसमें लगता है यही गलती है। और कोई अप्रोच लगा सकते हैं क्या? तो दूसरा अप्रोच लगाएंगे। नहीं, इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट है, हम दो पार्ट में कर सकते थे इसको वो करके ना। एक और तरीके से ट्राई कर लेते हैं, देखो। सो अगर सेकेंड तरीके से सोचेंगे, चलो एक दूसरा अप्रोच, दूसरे तरीके से सोचते हैं इसी क्वेश्चन को। तो इसमें जो आपकी सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट क्या है? x है -1 से 1, y है 0 से 2, है ना? तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये आपका सैम्पल स्पेस है, ठीक है। x -1 से 1, y 0 से 2, तो ये अभी सैम्पल स्पेस ऐसा है। तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, चलो। तो 2 थोड़ा ऊपर होना चाहिए ना, तक लगे 2, ठीक है। यहाँ 2 ले लेते हैं, तो ये 1,2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस अभी है जो मैंने सेट किया है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? तो मुझे क्या चाहिए था? तो मैं काम करता हूँ, जैसे मीन था ना, मान लीजिए इसको हम मीन ऑफ एक्स वाई को इस तरीके से खोलता हूँ। एक्स मिनिमम कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन वाई, एंड वाई कब होगा? व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू वाई। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? सो इफ यू मेक ग्राफ, तो ठीक है, तो बीच का एरिया खाली कर लेते हैं। सर एक बार क्वेश्चन आप दिखाइएगा। एक मिनट, तो ठीक है यहाँ तक। तो इस तरह से है, एंड ये था, तो इधर कहीं 1 रहा होगा, एक मिनट। हाँ, तो ये है, तो जैसे x इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा। तो मैं दूसरे अप्रोच से भी ट्राई करता हूँ, आंसर मुझे लगता है सेम ही रहेगा। ठीक है ना, देखो। -1 से 1 0 से 2 है ना। तो आंसर ठीक लग रहा है ना इस क्वेश्चन? यही मिस्टेक होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक होगा। ये तो क्वेश्चन में कुछ इधर उधर है, या ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये 0.11 है, तो इधर होता है x मोर देन वाई, और ऊपर होगा x लेस देन वाई। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा था ना। बस c कौन, मतलब c ठीक है ना, जो आप लोग बताए थे कांस्टेंट वही है ना। तो हमें क्या चाहिए?
प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू हाफ, यही चाहिए था, नहीं लेस देन इक्वल टू हाफ चाहिए, क्वेश्चन में लेस देन इक्वल हाफ चाहिए ना। तो हम इसको टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये सॉल्व करते हैं। तो ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है, मान लो है ना। इवेंट E1 है एक्स लेस देन वाई, इवेंट E2 है एक्स मोर देन इक्वल टू वाई, मान लो ऐसा। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहे हैं हम लोग, जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप लोगों को आता होगा, तो मान लो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए बोल देता हूँ। तो ये हो जाता है E1 गिवन ए, मतलब E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन है, इसी को बाद में ऐसे लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ए हमारा E1 है एक्स लेस देन वाई इंटरसेक्शन, और ए ये है, तो जब एक्स लेस देन वाई है तो मिनिमम एक्स हो जाएगा, सो एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा, प्लस E2 है एक्स मोर देन इक्वल टू वाई, और जब एक्स मोर देन वाई तो मिनिमम वाई होगा, तो वाई हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हाफ। अब इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो इसका जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन निकालिए, एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, तो क्या मिलेगा। अब वाई तो 0 से 2 में था, सो कॉमन वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो और कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि y तो 0 से 2 में ना, y तो फिक्स है नहीं, सो y आपका 0 से 2 में है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट लेना ठीक था ना, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए सॉल्व करता निकाल पाओगे इंटरसेक्शन। तो x हाफ से कम है और x y से कम है, तो y तो 0 से 2 में है ना। अच्छा x लेस देन y है ना, तो x मोर देन y, x लेस देन y इधर है, और इसमें भी हाफ से कम है। वैसे तो मैं लिख दूंगा, तो मीन ऑफ फिर से y कॉमा हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे y के लिए y लेस देन x, y लेस देन हाफ, ये जगह y लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा हाफ, यहाँ तो और कॉम्प्लिकेट हो गया ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड, वही ठीक था, तो आंसर इनमें आंसर गलत है, ठीक है। बाकी कोई सॉल्व करो और देखो कुछ होता है तो, क्योंकि इसके बाद और कॉम्प्लिकेट होगा। सो दिस इज़ फाइन, मेरे साइड से ये आंसर होगा, उसमें गलती है। यदि सर वो जो मिनिमम फॉर्मूला लगाते हैं, जो x प्लस वाई माइनस मॉड ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यदि उससे लगाएं तो उसमें मॉड वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। उसमें फिर से दिक्कत है ना, क्योंकि मान लो तो वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से वही प्रॉब्लम है। मतलब वैल्यू नहीं, इसमें मेनली तो वो देखना ना, ग्राफ बनाना है। आप यहीं भी यहाँ पे क्या, अगर आप मीन ऑफ एक्स वाई का ग्राफ बना लो आप, तो काम हो जाएगा कि मिनिमम ऑफ एक्स वाई लेस देन हाफ, एक्स लेस देन हाफ, वाई लेस देन हाफ, उसका मिनिमम लेना है। तो उससे भी हेल्प नहीं, उससे भी कॉम्प्लिकेट होगा, है ना। अगर आप उससे भी लगाते हो तो ऐसे ही वहाँ जाए कॉम्प्लिकेट बनेगा फिर से, अगर आप उसको लिखोगे स्टिल थर्ड वे अगर आप ट्राई करो तो इन आपको प्रैक्टिस करके समझ आता है क्या तरीका आसान रहेगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू हाफ। ठीक है ना। तो यहाँ से हाफ हाफ काट सकते हैं, क्या होगा एक्स प्लस वाई माइनस मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। फिर से इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, तो ये भी दो केस में फिर से ब्रेक करना पड़ेगा इसको, तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगी फिर से। सेम सिचुएशन बन के आ जाएगी, ऐसी बन के आ जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेट जो मैंने किया वही आसान तरीका है, ठीक है। आप कोई और तरीके से कर लो, चैट जीपीटी से ऑनलाइन उससे पूछ लो, क्या बोलते हैं, एआई से पूछ लो क्या बताता है। चलो मैं चेक करता हूँ। इसमें क्या है, फ़ोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके एआई को दे दो, वो बता देगा आपको सही आंसर। वहीं सर जो हम लोग का आंसर आ रहा है वहीं आ रहा है।
हाँ तो फिर ठीक है, इसका गलत है इसका मतलब ना, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है ना, इन्होंने ऑप्शन गलत बनाया या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया होगा। तो क्रॉस चेक आप जस्ट फोटो लेके एआई को दे दो, एआई सॉल्व कर देगा। मेन थिंग क्या है कि आपको समझ आना चाहिए ना, हमें अंडरस्टैंडिंग है, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आया तो आपको ये समझना है कि वहाँ एआई से पूछने की जरूरत ना पड़े एग्जाम में, ये चीज़ है। और क्योंकि वहाँ रहेगा नहीं ना, तो वहाँ आपको खुद के अपने दिमाग अपने समझ से करने हैं, तो वो आप पहले खुद से ट्राई करो, नहीं तो है ना हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए तो जैसे ये सॉल्व करो, ये क्या बोल रहा है, लेट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 हैव सम पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको दे दिया जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बीटा फर्स्ट काइंड। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 वेरिएबल एक्सीड्स हाफ। जैसे सॉल्व करके देखो क्या आएगा। कह रहा है कि 3 में से एग्जैक्टली 2 जो है वो हाफ से ज़्यादा होगा। ट्राई कर पाओगे? तो इसको ट्राई करके बताओ, 3 में से है ना, ये कह रहा है कि exactly 2 of 3 variable exceeds half। सर इसमें केस बनेगा क्या, x1 x2 x2 x3 एंड x1 x3? नहीं एग्जैक्टली बोला है तो तीनों साथ में रखना पड़ेगा, तो सिंपल है, मतलब ऐसे आपको यहाँ पता चलेगा कि आई इंडिपेंडेंट है ना, देखो सिंपल है ये तो इस वाले में तो आपको x1 x2 x3 आर IID है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ भी कॉमन है। विथ आपको जो पीडीएफ दे रखा है ये है 3x² x बिटवीन 0 and 1, यही है, 0 अदरवाइज। अब आपको क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 of 3 आर क्या एक्सेड्स हाफ ना, सो एक्सेड्स हाफ, तो इसमें ज़्यादा है ना, एक्सेड्स हाफ। तो इसका मतलब ये है एग्जैक्टली 2, तो मतलब मान लीजिए x1 मोर देन हाफ कॉमा x2 मोर देन हाफ, 2 एक्सीड कर गया, सो तीसरे को लेस देन इक्वल टू हाफ होना पड़ेगा, ये एक केस हुआ। तो ऐसे 3 केस बनेंगे और अब आसानी से आप कर लोगे। तो फिर ये आएगा x1 मोर देन हाफ, x2 लेस देन इक्वल टू हाफ, x3 मोर देन हाफ, और तीसरा सिचुएशन है x1 लेस देन इक्वल टू हाफ, है ना। तो यही देखो ये थिंकिंग है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एआई को क्वेश्चन दे दिया, वो सॉल्व कर देगा, लेकिन आपको ये जानना कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये आपके थिंकिंग पे डिपेंड करेगा, वरना आपको किसी ने दे दिया तो आप सोच ही नहीं पाओगे। तो ये आप खुद सोचोगे कि अच्छा क्या होगा इसका मतलब, तो कुछ ट्राई करोगे, गलतियाँ करोगे तो सीखोगे, ये है। सो ठीक है ना, इमीडिएट हेल्प लेना क्या करेगा, आपको वीक बना देगा। आप पहले ट्राई करो देन हेल्प लो। सो यहाँ से x1 लेस देन इक्वल टू हाफ एंड x2 जो है
मोर देन हाफ एंड x3 मोर देन हाफ, ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं। तो बस आपको क्या करना है इसमें अभी के लिए, ये एक्चुअली पूछा जा रहा था एग्जैक्टली। अब इसका आंसर मुझे निकालना है, तो मैं आपसे बस ये पूछूंगा यहाँ पे कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, ये जो पीडीएफ दे रखा है, तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप ये बताओ प्रोबेबिलिटी x मोर देन हाफ कितना आएगा, बस ये निकाल लो। तो इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि x1 x2 x3 सब IID है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। तो x मोर देन हाफ निकालो और x लेस देन इक्वल टू हाफ, वो तो उसका कॉम्प्लीमेंट से आ जाएगा। तो x मोर देन हाफ निकालो, मतलब इसको इंटीग्रेट कर लो हाफ से 1 में या 0 से हाफ में, जो भी ठीक लगे। 7/8 सर। हाँ, तो ये 1/8, ये 7/8 हो गया। तो बस सिंपल है, ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला टर्म मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, तो ये E1 E2 E3, और ये इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो मोर देन लेस देन, तो 7/8 7/8 1/8, ये भी इसका आएगा 7/8 7/8 1, मतलब बीच में 1/8 रख सकते हो, 1/8 फिर 7/8 एंड ऐसा ही है 1/8 7/8 7/8। अब आपको इन तीनों को ऐड करना था तो ऐड कर लो, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल बता दिया, इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो, तो बस यही 3 बार हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है 3 टाइम 7/8 7/8 1/8, जिन्होंने चैट में बता ही रखा है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो 3 इंटू 49, मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो जो चैट में बता रखा है इन्होंने 147/512, देख लीजिए बाकी लोग। सो 147/512 सही है। तो इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे ना, मतलब मेन खुद से अगर कर पाओगे ना, घर पे अगर करने होने लायक जगह, तो एग्जाम में भी हो जाएगा, ठीक है ना। घर पे आपको सीखना है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ओके। सब बाईवेरिएट नॉर्मल का है। तो ये तो कल इस तरह क्वेश्चन कराए थे ना, तो उसमें ये एक्चुअली रूट एक्स का क्या पूछ रहा है, पीएमएफ पूछ रहा है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन है क्वेश्चन, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, आपको x का पीडीएफ दे दिया है x/2, और आपसे पूछ रहा है कि y जो है वो है 1 माइनस रूट अंडर 4x² 2। तो बताओ y का पीडीएफ क्या आएगा, इन 4 ऑप्शन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 वेरिएबल वाला था उस पे क्वेश्चन है कि पीडीएफ ऑफ x इज गिवन टू यू, देन व्हाट विल बी पीडीएफ ऑफ y, बताइए जरा, ट्राई करो। तो y का पीडीएफ क्या आएगा।
ओके नाइस। तो एक लोगों ने आंसर किए हैं बस, बाकी लोग आंसर नहीं आया। कुछ नहीं, बस सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो आपका x 0 से 2 में है, तो मैं It's 8 o'clock. इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो सॉल्व कर पा रहे हैं ना, सिंपल है, मतलब कुछ ऐसे तो है नहीं खास। ठीक है, तो ये तीसरा होगा ना, वे दूसरा कर रहे थे। तो इसमें हमें x का PDF दे रखा है, x/2, x बिटवीन 0 एंड 2 है ना, तो x4/4। ओके, ये आ जाएगा। एंड तो y हमें जो गिवन था, है ना, 1 माइनस रूट अंडर दिस, है ना, सो 1 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड बाई 2, तो ये अपॉन 2 है। अब आप इसको मेनली y का PDF निकालना है। तो x का सपोर्ट तो इन्होंने क्वेश्चन में 0 से 2 में दे रखा है, मतलब x का यहाँ पे जो सपोर्ट है। तो आपसे पूछे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो निकाला जा सकता है ना ये, कि जैसे x बिटवीन 0 एंड 2 है, तो एक्स स्क्वायर 0 से 4 होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी 0 से 4 होगा, है ना, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर जो होता वो होता -4 से 0, फिर ऐड कर देंगे 4, तो 0 to 4 हो जाएगा। ओके, फिर रूट ले लेंगे, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 2 होगा, ठीक है, एंड देन क्या आ जाएगा, ठीक है, तो 4 माइनस स्क्वायर 0 से 2 हो गया, इसको अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 1 हो जाएगा, एंड देन 1 माइनस कर दो, तो ये भी आपका 0 से 1 हो जाएगा, तो 0 to 1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक, तो ये आ जाएगा। ठीक है,
तो अब तो मतलब y 0 से 1 में हो जाएगा। अब मेनली आपसे पूछा जाए क्या y मोनोटोनिक है, तो आप अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 रूट का 1 अपॉन टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 टू रूट एक्स, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x है ना। तो यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस 2 कट जाएगा, तो x अपॉन 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एनीवे ये पॉजिटिव ही होगा, कहने मतलब ये, तो कहने मतलब ये मैं चेक कर रहा था अभी कि y इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंक्रीजिंग है ना। सो y इज मोनोटोनिक एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो मोनोटोनिक भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सो दिस इज मोनोटोनिक एंड डिफरेंशिएबल। तो फॉर्मूला सिंपल था हमारे पास, एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू जैकोबियन, तो जैकोबियन यहाँ होता है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसको आप ठीक से सॉल्व कर लो। तो एफ एक्स था एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन डी वाई, तो आप डी वाई और डी एक्स निकाल के उसको उल्टा करके सिंप्लीफाई कर लो, कई सारे तरीके हैं। तो यहाँ से आप चाहो तो है ना सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप सॉल्व करके, एंड देन डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो, या सब टू यू। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन है आप देख लो, ऑप्शन में क्या है। अच्छा 4 माइनस ऐसा कुछ आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई या 4 माइनस वाई ऐसा कुछ आएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल पाओगे, या डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकाला ही है, उसी को पुट कर देते हैं। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स ये निकाला है ना, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन सब ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा उल्टा करते हैं, 2 टाइम रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सही ना, क्योंकि डी वाई डी एक्स ये था, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमें तो आंसर वाई में चाहिए, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करोगे तो y अभी x के टर्म में है, तो आप इसको सॉल्व करके x निकालो y के टर्म में। तो मेनली थोड़ा है क्या, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अभी बचा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से बस आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, उससे ही काम हो जाएगी ना। तो जैसे यहाँ से रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आप फाइंड करेंगे, तो ये इधर आ गया, इधर आ गया 1 माइनस वाई, 2 टाइम 1 माइनस वाई। ठीक है जी, एग्री करते हैं आप लोग, यही है। तो ये फाइनली आ जाएगा 2 टाइम 1 माइनस वाई एंड वाई बिटवीन 0 to 1। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया, सो दिस इज आंसर। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। तो उसमें मुझे x का पीडीएफ दिया था और y आपको दे रखा है फंक्शन ऑफ x, तो आपको निकालना है y का पीडीएफ। तो सिंपली हमने पहले चेक किया कि y डिफरेंशिएबल और मोनोटोनिक होना चाहिए, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाया एंड देन हमने आंसर आ गया। चलिए, है ना, एटलीस्ट कुछ लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में भी आप लोग कर लोगे ये चीज़ें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो सीखो, फिर सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये बता पाओगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हालांकि, लेकिन एक्स वाई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आईआईडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ऑफ दिस फॉलोज। सर लिखने में तो आया था ना, कुछ गड़बड़ लिख रहा है ये। तो मेनली पूछना चाह रहा है कि जो एक्स वाई है वो आईआईडी नॉर्मल है, और मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती होती लग रहा है। तो अभी ये ले लो, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई यहाँ पे आपके पास है, चलो मैं लिख देता हूँ ठीक से, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं ठीक करके लिख देता हूँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये मेनली कहना चाह रहे हैं कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई आर आई आई डी नॉर्मल 0 1 ये है एक्चुअली। देन आपको बताना है कि x अपॉन वाई अपॉन मॉड x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट जैसे काई स्क्वायर 2 ऐसा करके लिखा ना, काई स्क्वायर 1 t1 नॉर्मल 0 1 गामा, ओके, तो काई स्क्वायर 2 नहीं, काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 दूसरा ऑप्शन है तो ए बी सी कर देता हूँ। बी है टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा काई स्क्वायर क्या है, टी क्या है, मैं बता देता हूँ थोड़ा ना। तो ये यही बताना था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तभी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ना मतलब उतना टाइम हमारे पास नहीं था कि मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन कर सके, बट स्टिल जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। तो काई स्क्वायर 1 t1 एंड और क्या था, ये ले लो नॉर्मल, ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा है तो मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी पैरामीटर यहाँ चल जाएगा, इसका मतलब ये है। एंड डी जो है आपके पास गामा 1,1/2, ये कौन सा वाला गामा है, तो ये पेपर अगर होगा तो एक्सप्लेन रहेगा कौन सा वाला गामा है। बताइए क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा होगा जिसको कुछ नहीं आता होगा, सबने कॉलेज में पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत तैयारी किए होंगे आपने, तो क्रैश कोर्स उनके लिए होता है जिनको कुछ ना कुछ पहले से आता है। हम्म, ओके, बी आ रहा है, ठीक है।
हो गया ना? तो मोस्टली लोगों ने कर लिया। कितने लोगों ने अभी? 2 लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग? बाकी लोगों को समझ आ गया? देखिए, तो यहाँ मतलब ये है कि तो x प्लस वाई क्या होगा? मीन 0, वेरिएंस 2, एंड x माइनस वाई क्या होगा? मीन 0, वेरिएंस 2, ठीक ना? ओके, सो वी कैन कन्वर्ट दिस। अगर रूट 2 से डिवाइड कर दूं तो नॉर्मल 0 1, एंड इसका मॉड है तो आपको पता होगा मॉड x को हम लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ नॉर्मल 0 होने करने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं कन्वर्ट, बट आई थिंक दैट विल नॉट हेल्प, है ना? ठीक है, अभी रखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, तो हमें चाहिए था x प्लस वाई अपॉन मॉड x माइनस वाई। ठीक है, तो एक मिनट, इसमें जो है तो क्या होगा, इसको जब हम लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन दिस मॉड x माइनस वाई अपॉन दिस, यहाँ तक ठीक है? तो न्यूमरेटर तो आपका हो जाएगा नॉर्मल 0 1। कुछ नया नाम दे दे क्या? और एक और चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो कोवेरियंस बिटवीन x प्लस वाई और x माइनस वाई यहाँ निकालोगे ना, तो ये 0 आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, और बाईवेरिएट नॉर्मल में कोवेरियंस 0 है तो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 होता है। इफ़ एंड ओनली प्रॉपर्टी होती है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाईवेरिएट नॉर्मल फॉलो करेगा, इसीलिए कोवेरियंस 0 का मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है। तो x प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट। ये सिर्फ बाईवेरिएट नॉर्मल के लिए रहता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होगा कि कोवेरियंस 0 विल इम्प्लाई इंडिपेंडेंस, है ना? कोवेरियंस 0 डजंट इम्प्लाई नेसेसरली इंडिपेंडेंस, बट बाईवेरिएट में ऐसा होता है।
तो यहाँ बस मैं ये कह रहा हूँ कि x प्लस वाई अपॉन रूट टू, और इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ x माइनस वाई अपॉन रूट टू होल स्क्वायर, इस तरह से। तो न्यूमरेटर है नॉर्मल 0 1 और डिनोमिनेटर है काई स्क्वायर 1 का रूट। तो आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, ये T1 हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये थ्योरम है, नॉर्मल 0 1 अपन काई स्क्वायर है, T1 हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखाए थे ना, उसी में आप पढ़ लेना टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, काई स्क्वायर क्या है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिस्ट लिखाए थे, 20 मैंने लिखाए थे कि आप गो थ्रू करो इससे, खुद से उसका पढ़ो, मेन देखो कि सपोर्ट क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, एमजीएफ क्या है, ये आपको देखना है। तो वैसे ही आप टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़ा पढ़ो, और डाउट हो तो डिस्कस करो। ठीक है, आपको 40 डेज में पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है, जो कि ढंग से प्रिपेयर करने में कम से कम 1 साल लगेगा, अगर आप रेगुलर 4-5 घंटे करोगे तब भी। ये है सो ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने प्रॉब्लम पे ही फोकस किया है। जैसे ये सब भी थ्योरम है, अगर आप लिखेंगे ना, ये सब जस्ट एक थ्योरम है, ये एक लाइन का ही थ्योरम्स हैं। तो आप जब किताब पढ़ेंगे बुक में, आपको थ्योरम मिल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये थ्योरम है कि x बाइनोमियल n1p है, x1, x2 बाइनोमियल n2p है, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो ये सीधा सीधा थ्योरम है, मैं थ्योरम ही लिख देता हूँ, तो आप ऑप्शन सीधा सीधा टिक कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं। सो x1 इज बाइनोमियल n1p, x2 is binomial n2p, and they are independent. So then x1 given x1 plus x2 is equal to a, क्या होता है जी, थ्योरम याद है? हाइपर ज्योमेट्री से होता है ना। तो हाइपर ज्योमेट्रिक विथ व्हाट पैरामीटर्स? n1 plus n2 ए कॉमा एन, ऐसा कुछ होगा, n1। तो इस तरह से आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मीन कितना आना चाहिए, देखिए जैसा होता है ना हाइपर ज्योमेट्रिक में, कैपिटल एन कैपिटल एम स्मॉल एम, तो ये जो एक्सपेक्टेशन उस केस में मिलता है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ टी है फॉर एग्जांपल, या एच रैंडम वेरिएबल है, हाइपर ज्योमेट्रिक तो एच बोल देते हैं। तो ऐसे क्या आता है, एन एम बाई एन, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन कितना आना चाहिए, एक बार ये चेक कर लो, पैरामीटर मैंने सही लिखा है। तो n1 फिर ये आ जाएगा a अपॉन n1 प्लस n2, ऐसा चेक कीजिए जी, इज इट फाइन? इंटरचेंज हो भी जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, मीन में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ए ऑप्शन ही तब भी सही होगा, बट ये थोड़ा देख लेना, पैरामीटर में लग रहा है आगे पीछे हो, ये थोड़ा इधर उधर होगा क्या, n1 पहले आएगा ए बाद में आएगा, ऐसा। यस सर, n1 पहले आएगा एंड a बाद में आएगा। है ना, ये शायद इसलिए यहाँ इंटरचेंज होगा। तो ये n1 और फिर a ना, ओके। तभी ऐसे आंसर यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ए इधर आ जाएगा, n1 इधर, कोई फ़र्क क्या पड़ता है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जैसे होता ना a इंटू n1 अपॉन n1 प्लस n2, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। तो ये एक थ्योरम है बेसिक, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं।
ठीक है ना, तो ये ओके है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो UMV ये आगे देखिए, फॉर्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड हालांकि। अब देखो ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो ये कल हमने इसका थ्योरी किया था, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि x1 x2 xn जो है ना यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो MLE होगा थीटा का। तो ये आप जानते होंगे MLE मतलब बता दिया था आपको, MLE निकालने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी बता दिया इन्होंने कि जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो MLE है थीटा का। सो तो आपसे पूछ रहा है कि yn कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू इनमें से कौन पे, तो yn तो कॉमन है। तो एक्सपोनेंशियल 1/थीटा, एक्सपोनेंशियल थीटा, एक्सपोनेंशियल 1/थीटा स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल थीटा स्क्वायर, इनमें से कहाँ कन्वर्ज करेगी ये आपका जो है ये क्वांटिटी, तो आपको ये बताना है। बता पाओगे? फिर मैं सॉल्व कर जल्दी करो। हाँ, सो जस्ट क्या करना है आपको, CDF निकालना है एक्चुअली। यू जस्ट हैव टू फाइंड CDF ऑफ yn, उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, फिर देखना है किसका CDF आएगा जो राइट साइड में है। डेफिनेशन लगाओ, कल जो डेफिनेशन है डेफिनेशन से ही हो जाएगा। सर ये कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मतलब प्रैक्टिस से ही इसको मतलब किया जा सकता है या कोई और? हाँ, ऐसे क्वेश्चन से मान लो ये क्वेश्चन करो, अभी ये करता हूँ मैं क्वेश्चन है, तो ही पता चल जाएगा। दिक्कत क्यों आती है, बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप। जितने भी क्वेश्चन जैम गेट नेट में आए हैं या डिफरेंट एग्जाम में आते हैं उसको बैठ के करो, या बुक के पहले एग्जाम्पल्स कर लो आप। दिक्कत क्यों आएगी? मतलब दिक्कत आ रही है तो सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया ना आपने, इसलिए दिक्कत आ रही है। सफिशिएंट प्रैक्टिस करोगे दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम भी खत्म हो रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा तो अभी के लिए ये क्वेश्चन नंबर अपने 5वां होगा नहीं, तो इसमें आपको ये बोला गया है कि x1 x2 xn ये जो है IID है यूनिफॉर्म 0, थीटा, और मान लो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो ठीक है अभी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है MLE है, मान लो t ले लेते हैं अभी के लिए, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि t का CDF क्या होगा, तो जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का CDF होता है x के CDF का पावर n होता है, और x यहाँ यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो इसका CDF होगा x-0 अपॉन थीटा माइनस 0, इसकी पावर n। ये CDF हो गया t का, मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, CDF का ये फॉर्मूला है।
PDF चाहिए तो PDF भी आ जाएगा, है ना। अच्छा x में लिख रहा हूँ मैं, इसको t में कर देता हूँ, है ना। तो इसको t के टर्म में, वेरिएबल t है ना इसलिए, तो इसमें आ जाएगा n t अपॉन n की पावर n माइनस वन इंटू वन बाई, सॉरी t अपॉन थीटा था, वन बाई थीटा, ठीक है। तो ये फाइनली कहना मतलब n अपॉन थीटा t अपॉन n की पावर n माइनस वन, ऐसा कुछ आ गया। तो ये आपका PDF आ गया FT, और ठीक से लिखोगे तो एन टी की पावर n माइनस वन, यहाँ थीटा की पावर n हो जाएगी, और t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, nth ऑर्डर स्टैट्स, तो 0 से थीटा में ही होगी। जो सैंपल का सपोर्ट है वही आपका इसका सपोर्ट होगा, सो 0 से थीटा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा t बिटवीन 0 एंड थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, मेनली मुझे चाहिए अब वाई एन उन्होंने दे रखा है, क्या था, एन टाइम थीटा माइनस एक्स एन, ऐसा कुछ, एन टाइम थीटा माइनस एक्स एन, देखो एन टाइम थीटा माइनस एक्स एन, और ये कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, मान लो वाई, कहने का मतलब, तो मुझे निकालना है वाई क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन इज वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये मुझे जानना है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। चलो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी डी एफ ऑफ वाई एन, मान लो एट ए स्मॉल वाई कह देता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं वाई के सी डी एफ के इक्वल होगा। तो ये हमें निकालने हैं, यही हमें फाइंड करना है, तो हमें ये लेफ्ट साइड निकालना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट विथ, सो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वाई एन के सी डी एफ फाइंड करते हैं। सो कैपिटल वाई एन लेस देन इक्वल स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एन क्या है, एन टाइम थीटा माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, इसको आप लिखेंगे तो थीटा माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई अपॉन एन, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ये मोर देन इक्वल टू हो जाएगी, कितना देख लो, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक मोर देन इक्वल टू थीटा माइनस वाई बाई एन, ये होगा। एंड फर्दर आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एन, और ये कॉन्टीन्यूअस है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से आ गया वन माइनस सी डी एफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक एट थीटा माइनस वाई बाई एन, और अभी सी डी एफ हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, ये जो टी था एक्चुअली यही, ये तो पी डी एफ था, हमें सी डी एफ की नीड है ना, अब तो सी डी एफ यूज़ कर लेंगे, तो पी डी एफ की नीड थी, मैंने पी डी एफ ही निकाल दिया था। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टी ही है जो हमने पहले लिखा था, तो यहाँ से मैं अभी क्या निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ वाई एन एट वाई, तो आया वन माइनस, और ये आया था टी बाई थीटा की पावर एन, यही था ना सी डी एफ, सो टी बाई थीटा, तो टी यहाँ था इसीलिए टी था, है ना। अभी मेरा यहाँ पे टी के जगह ये है थीटा माइनस वाई बाई एन, सो थीटा माइनस वाई बाई एन अपॉन थीटा, यही है, इसकी पावर एन हो जाएगी, ये था ना। अब आपको करना है, इसमें लगाना है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसको थोड़ा और खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई बाई थीटा वन बाई एन इसकी पावर एन, ठीक है। अब ठीक से लिमिट आना चाहिए, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे आना चाहिए ठीक से, तभी तो आगे कर पाओगे। तो अब आपको वन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस वाई बाई थीटा वन बाई एन इस पूरे की पावर एन, तो यही तो निकालना था मुझे, ठीक है ना। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ वाई एन इज़ वाई, तो ये कितना आएगा, निकालना आता है ये, कोई बताओ लिमिट राइट साइड कितनी आएगी, अच्छा निकाल लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आपको याद होगा वन प्लस वन बाई एन इसकी पावर एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये होती है ई की पावर वन, अगर यहाँ के कर दूँ तो होगा ई की पावर के, तो इसी को लगाओ ठीक से, तो यहाँ के की जगह माइनस वाई बाई थीटा है, ठीक है। ये जो के है यहाँ पे ना, वो के की जगह माइनस वाई बाई थीटा है, दैट्स आंसर। सो ये सी डी एफ आ गया, तो यही आपका आ गया पी डी एफ ऑफ वाई एट वाई, सॉरी सी डी एफ एट वाई ई की पावर माइनस वाई बाई थीटा। पी डी एफ चाहिए डिफ्रेंशिएट कर लो, सो डिफ्रेंशिएट करोगे वन बाई थीटा ई की पावर माइनस वाई बाई थीटा, ठीक है। और वाई मोर देन जीरो, तो यहाँ से समझ आया कि वाई का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट वन बाई थीटा, जैसे उन्होंने बताया चैट में। तो सिंपल आपको डेफिनेशन के थ्रू जाना है, तो हमने सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट दिस, तो ये लिमिट यूज़ हुआ है।
तो मेन है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो आपको आइडिया लगेगा हाउ टू फाइंड, ठीक है। तो इसका आंसर है एक्सपोनेंशियल 1/θ, ए वाला, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। ये ऑलरेडी इसमें 1000 प्रॉब्लम्स हैं, तो जो भी आपको रिलेवेंट लगते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड यू सॉल्व इट। जैसे इस तरह क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जॉइंट पीएमएफ है, आप सॉल्व करो बैठ के, और नहीं हो रहा है डिस्कस करो मेरे साथ। जैसे ये कन्वर्जेंस के क्वेश्चन हैं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ये सब चूँकि थ्योरीज मैंने बहुत ब्रीफली कराए हैं, अब थ्योरीज बहुत डिटेल में है ना, तो जो जो टॉपिक मैंने 4 दिन 5 दिन में कराए वो महीने 2-3 महीने लग पढ़ाते हैं आराम से, तब जाके कंप्लीट होता है वैसा। सो बस इसीलिए भी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो टॉपिक से, सो ठीक है ना। नेट की तैयारी करो, मतलब आपने यूजी पीजी किया है तभी है ये सब कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो मैं कंटिन्यू करूँगा, क्वेश्चंस आपका काम है करना, सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कर पाओगे, नहीं करोगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए कल हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स है ना, अभी हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करें, फिर इसमें थोड़ा फास्ट ही बताऊंगा थ्योरी, फिर कुछ क्वेश्चन है ना करवा देंगे। तो कल हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये भी था ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन ठीक है करना तो है ही। मतलब मैंने डेफिनेशन से लिख दूंगा सो दैट आप फैमिलियर हो जाएंगे टर्म से। देन जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीखने की कोशिश करेंगे, उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। यही है। ओके जी, कल मिलते हैं, थैंक यू।